नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को DMG के प्लेटफॉर्म पर इस ट्रेनिंग सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त एक दफ़ा लंच के बाद रिफ़्रेश हो गए होंगे और पूरी तवज्जो के साथ इस सेशन को एंजॉय करेंगे। और मैं DMG मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी मीटिंग का ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे इस सेशन का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं दावत दूँगा जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद नईम साहब को कि आएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ये थे हाफ़िज़ मोहम्मद नईम साहब जो कि तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। तो आज का हम जो पहला मौजू शुरू करने जा रहे हैं उसको देख के बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि शायद मेरा इस प्रोडक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये जो पहला इस मौजू का जो पहला हिस्सा है ये हर उस भाई के लिए है जो इन प्रोडक्ट्स पे काम करता है। सीना TS, फ्राइसी 34, नार्कोटाइल, वेटिन रॉक्स, ठीक है, न्यूमाइसिन, ठीक है। यानी जो पहला हिस्सा है उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ ज़रूर होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे सदाम साहब ने कहा कि ये सीखने सिखाने का अमल है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे। आप दोस्तों की तरफ से भी फीडबैक आ सकता है। कई यंग चैप्स हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो वो ज़रूर अपना जो है वो फीडबैक हमें दें, ठीक है जी। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है अबाउट कोलीबैसिलोसिस, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कोलीबैसिलोसिस जो है ये किसी भी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो इकोलाई की वजह से होती है। इकोलाई की वजह से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है जी? कोलीबैसिलोसिस, ठीक है। और चिकन के अंदर जो इकोलाई बीमारी फैलाता है उसका एक मखसूस नाम है जिसको कहा जाता है एवियन पैथोजेनिक इकोलाई या APEC, ठीक है। चिकन के अंदर बहुत अरसा पहले ये ख्याल किया जाता था कि इकोलाई तो चूंकि बर्ड्स की गट का एक नॉर्मल इनहेबिटेंट है, ये बीमारी नहीं फैलाता। बहुत अरसा तक ये चीज़ ख्याल की जाती रही, ठीक है। लोग इसकी तरफ तवज्जो देते ही नहीं थे कि ये भी बीमारी फैला सकता है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ऐसा नहीं है। उसकी गट के अंदर, बर्ड की गट के अंदर जो इकोलाई है वो भी पैथोजेनिक हो सकता है। पैथोजेनिक हम कहते हैं बीमारी फैलाने वाले जरासीम को। तो जो चिकन के अंदर बीमारी फैलाता है उसको हम जनरली APEC कहते हैं, यानी एवियन पैथोजेनिक इकोलाई। आप नोट कीजिएगा कि हम एक स्टेप, मैंने इकोलाई के नॉमेनक्लेचर में आपको मैं आगे लेके गया हूं। आज तक आपने इकोलाई का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये एवियन पैथोजेनिक इकोलाई जो है ये हमारी लर्निंग की एक अगली स्टेज है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि ये जो है वो क्या जो है वो नुकसानात का बाइस बनता है। इसकी जो फैमिली है, कोई भी जो बैक्टीरिया है, जिस तरह हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे ख़ानदान हैं, मसलन मुख्तलिफ हमारी कास्ट्स हैं, कोई जनाब आराई फैमिली से है, कोई जट है, कोई गुज्जर है, ठीक है। तो मुख्तलिफ फैमिलीज हैं। इसी तरह से इकोलाई का ताल्लुक जो है वो एंटेरोबैक्टीरियाशियाई फैमिली से है।
इसकी जो फैमिली है वो एंटेरोबैक्टीरियाceae है, ठीक है, ये इसकी फैमिली है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये स्पोर नहीं बनाता, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। नॉन स्पोर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ बैक्टीरिया को ये सलाहियत दी है शाहिद लतीफ़ साहब कि वो अपने गिर्द एक होल बना लेते हैं स्पोर और मुद्दतों पड़े रहते हैं। उस स्पोर के ऊपर ना कोई आग असर करती है ना कोई केमिकल असर करता है, तावक्त है कि उन्हें कोई मुनासिब सूरत हाल मिले और वो दोबारा ग्रो करते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ने उनको सलाहियत दी होती है। लेकिन इकोलाई जो है इसमें ये सलाहियत नहीं है। ये क्या है जी, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। और दूसरी इसके अंदर ब्यूटी ये है कि ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह की इसमें सलाहियतें हैं। एरोबिक हम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को कि जिसको अपना वजूद बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एनएरोबिक हम कहते हैं कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि ये बैक्टीरिया ना सिर्फ बर्ड के जिस्म के अंदर ग्रो करता है, बल्कि अगर फीसिस के जरिए बाहर भी आ गया और उसे ऑक्सीजन लग भी गई, वो फिर भी अपनी जो ग्रोथ है वो जारी रखेगा। इसलिए ये एनारोबिक भी है और एरोबिक भी है। एरोबिक हम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जिसको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हो, ठीक है। और एनारोबिक कहते हैं कि जो विदाउट ऑक्सीजन चीज ग्रो कर सकती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक। तो इकोलाई जो है ये एरोबिक भी है और एनारोबिक भी है, यानी ये ऑक्सीजन के बगैर भी सरवाइव कर जाता है और ऑक्सीजन हो तब भी इसे मसला कोई नहीं है। अच्छा जी, सबसे अहम बात जो आज आगे हमारे मौजू का हिस्सा बनेगी वो मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ठीक है। ये अल्फाज जो है ये एक बड़ी मतलब हाई प्रोफाइल की किताब से मैंने लिए हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ मोस्ट स्ट्रेन्स इज इनहिबिटेड बाय अ pH लेस देन 4.5 एंड ग्रेटर देन 9, बट द ऑर्गेनिज्म इज नॉट किल्ड। इकोलाई जो है इसकी ग्रोथ अगर pH 4.5 हो, 4.5 से कम हो या 9 से ज्यादा हो तो इकोलाई की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है। इकोलाई की ग्रोथ जो है वो किस pH पे रुकती है जी? 4.5 से नीचे और 9 pH से ज्यादा, लेकिन मरता वो फिर भी नहीं है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं मार्केट में वो pH को कितना लो करते हैं जी, कोई दोस्त बता सकता है? लेकिन मैक्सिमम जितनी डोज एक्सीड करते जाए इतनी उसकी pH डाउन करते जाए। ठीक है, लेकिन कोई एक लिमिट कोई है किसी के ज़हन में? नहीं सर, 4.5 तक नहीं सर, मैंने 3 तक खुद मतलब एक्सपेरिमेंट में 3 तक लेके आए। ठीक है, डोज बहुत ज्यादा आपको यूज करनी पड़ी, ठीक है। अच्छा, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो मैं अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि कुछ स्ट्रेन्स ऐसी भी हैं जो एसिड टॉलरेंट हैं, जितनी मर्जी pH कर लें उनको कोई असर नहीं है। 3 pH करें, 4.5 करें, 9 करें, उनको कोई असर नहीं है। सम स्ट्रेन्स आर एसिड टॉलरेंट। इसका मतलब यह हुआ कि अमूमी तौर पर इकोलाई को ट्रीट करने के लिए अगर ऑर्गेनिक एसिड डाले जाते हैं तो वो उसकी ग्रोथ को तो रोक देंगे लेकिन उसको किल नहीं करेंगे, और अगर वो एसिड टॉलरेंट इकोलाई हुआ तो वो ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। हम देखते हैं बाज़ का ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल करने के बावजूद मसाइल जो हैं वो आ रहे होते हैं। मेरे साथ है सारे दोस्त, मैं बोरिंग बातें तो नहीं कर रहा? अच्छा चलें, ठीक है। तो ये जो सारी बातें मैंने लिखी हैं ये मतलब बड़ी मुस्तनिद किताब है पोल्ट्री डिजीजेस की, YM सैफ की, जिसमें कोलिबैसिलोसिस के चैप्टर में उसने ये सारी बातें लिखी हैं। इसमें से कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसका रेफरेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब चूंकि जैसे सद्दाम साहब ने कहा कि हमारी प्रेजेंटेशन कॉम्बो है ना,
यानी इसमें दोनों चीज़ें होंगी, टेक्निकल भी होगा और थोड़ा सा आसान उर्दू भी होगी। सवाल ये पैदा होता है जी कि फार्म पर इकोलाई आती कहाँ से है? क्यों जी, कोई दोस्त ख्याल और आई करना पसंद फरमाएगा? क्यों जी हमजा भाई? सर इकोलाई एक अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है जो कि किसी भी तरह फार्म के अंदर एंटर हो सकता है, किसी शख्स के साथ लग के, तो के ज़रिए, फीड के ज़रिए और पानी के ज़रिए, यानी ये सारे इसके सोर्सेज हैं किसी भी तरीके। क्यों जी नजमुल हसन, आपका क्या ख्याल है, इकोलाई किधर से आती है? फार्म पर किधर से आती है? आपने शेड तैयार कर दिया है, फ्यूमिगेशन कर दी है या सारा कुछ फॉगिंग कर दी, फिर इकोलाई आ गई है, किधर से आती है? क्या ख्याल है? बर्ड के अंदर मौजूद है। बर्ड के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, सोर्स पानी है, इसका मतलब है पानी के जरिए जो। ठीक है, पानी के जरिए ट्रांसमिशन होती है सर। अच्छा, हैचरी से, ठीक है, गुड पॉइंट। और जी कोई दोस्त? ये आजकल ब्रीडर से भी आ रही है और कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसे हमारे ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आ रही है आजकल, ठीक है, और ये फीड से भी आती है जो बड़े। अच्छा, ये कौन सी मेडिसिन है जी जिनसे ये आ रही है? ये विटामिन ई से ना इकोलाई जो है वो आ रही है। अच्छा, ये देखें, इस बात का अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ये बात आपने कहीं नहीं करनी, ठीक है। हाँ, विटामिन ई जो है वो ये इसको हम रिलेट ना करें, ठीक है। ये किसी की एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन जी डॉक्टर साहब, रीडर पे जो एआई करवाते हैं, हाँ, रीडर से भी आती है। यस, उधर से भी आ सकती है। अच्छा चलें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अच्छा चलें हम देखते हैं। इसका सबसे बड़ा सोर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हाफिज नईम साहब ने, ये हैचरी है, और ये ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है, ना फार्मर सोचता है, ठीक है। वो किसको पकड़ेगा, चूजे वाले को या दवाई वाले को? आज पॉइंट थोड़ी दवाई ने काम नहीं किया, ठीक है। हैचरी से आती है, सबसे बड़ा सोर्स है। कम अज कम 6% अंडे ऐसे होते हैं जिनका जो होल है उसके ऊपर इकोलाई का बैक्टीरिया मौजूद है। जो अंडे हिचरी में लगते हैं, नमाज का टाइम क्या है जी डॉक्टर साहब हमारा? 3:31 हो गया जी। अच्छा, 3:45 पे जमात है। बस मैं ये स्लाइड खत्म कर लूं, फिर हम ब्रेक लेते हैं। कम अज कम ये नॉर्मल मुर्गियों से जो अंडे हासिल हो रहे हैं उनके ऊपर 6% के ऊपर क्या है मौजूद है जी? इकोलाई का बैक्टीरिया मौजूद है। और हैचरी में होता क्या है, हैचरियां पुरानी हैं हमारे यहाँ, जहां पर इंफेक्शन का लोड बहुत ज्यादा होता है और उनकी प्रॉपर सफाई नहीं की जाती। इसके ऊपर हमने इस दफा बड़ी डिटेल में अजाइल ग्रुप के लोगों के साथ ये उनकी विनती की है हमने कि जनाब, अगर आप इकोलाई से इस कौम की जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप हैचरियों के ऊपर काम करें और वहां पर जो उसकी सैनिटेशन है या उसकी डिसइंफेक्शन है उसको प्रमोट करें। अच्छा, एक और वजह है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि चूजे का रेट नीचे हो गया, वो बिकता नहीं है, वो बड़ी देर तक पड़ा रहता है हैचरी में। होल्ड जो चूजा होता है, अगर वो आया ना जी शेड के ऊपर, तो यकीन रखें वो इकोलाई से इन्फेक्ट जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि वो जितनी देर उधर पड़ा रहेगा उस माहौल में, उस माहौल से इकोलाई उसके साथ जो है वो चिमटते रहेंगे। यस, आमतौर पर हैचरी के अंदर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा हो, उसमें भी इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है। जी 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 प्लीज़। चूजा हैचरी में सर आजकल नॉर्मली रूटीन में पड़ा रहता है। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि एडवांस हैच और रेगुलर हैच का एक कंसेप्ट आ चुका है चूजे की मार्केट करने के वाले से, क्योंकि पहले सेम डे में कर रहे थे, उस टाइम ये था इशू कि वो बिकता था या नहीं बिकता था। अब ये है कि एडवांस हैच में कुछ निकाल लेते हैं और कुछ पड़ा रहता है, उसको अगले दिन मतलब वो करते हैं मार्केट। यानी ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गई है इसको होल्ड करना, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया हमारे साथ कि ये एक रूटीन के अंदर ये अब हैचरीज ऐसे करती हैं कि चूजे को होल्ड करती हैं ना, और सम टाइम अंडे जो हैं, ये हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि जब उनको प्रॉपरली सफाई के बगैर आप हैचरी में लगा दें फिर भी प्रॉब्लम आता है। और बाज़ औक़ात ये गंदे अंडे जो हैं ये इनक्यूबेटर में फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो फिर ये रिच सोर्स हैं इकोलाई का, और फिर हैचरी की नामुनासिब फ्यूमिगेशन या डिसइंफेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। इनक्यूबेटर क्या है? जी इनक्यूबेटर, हाँ जी मजहर भाई आपने पूछा ये सवाल। इनक्यूबेटर से जहाँ पर मतलब अंडा लगाया जाता है या
चले माशाल्लाह। और अंडे को लंबे अरसे तक स्टोर में रखने से, बाज़ का चूजे का रेट नहीं ठीक होता, ठीक है, वो कहते हैं स्टोर में लगा दें, ठीक है, कोल्ड स्टोर में, उसके बाद इसको जो है ना जी हैचरी में लगाएंगे, तो लंबे अरसे तक स्टोर में रखने से भी इकोलाई जो है वो हैचरी में आ सकती है। ब्रेक लेते हैं नमाज की, वापस आएंगे इंशाअल्लाह जी। सामने मस्जिद में 3:45 पे जमात है, तो 4 बजे हम वापस आएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है जी।